बाज़ार में इस समय अच्छी रफ्तार दिख रही है, लेकिन एफआईआई की कल की बड़ी बिकवाली ने थोड़ी चिंता बढ़ाई है। ऐसे में बाज़ार में अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, किन सेक्टर्स पर फोकस करना होगा, इन सब के लिए हमारे साथ बिग मार्केट वर्सेस जुड़े हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, इस समय कल जो मार्केट में एकदम से भूचाल आया और हमने 10,000 करोड़ का एफआई का सेल नंबर देखा, थोड़ा आपका भी माथा ठनका क्या कि हुआ क्या, और अब इस समय मार्केट पर क्या भी होगा? नहीं अनुज, ज्यादा नहीं, बट आप देखिए, फ्राइडे को 8,800 करोड़ का बाई भी था, हालांकि उसमें भारती का ब्लॉक था। और बट आपने एक जो सुबह एनालिसिस किया था वो सटीक था कि खाली कैश में बिकवाली नहीं थी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थी। और एक चीज मैंने अनुज देखी है, जब भी ये बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा शार्पली बढ़ती है यूएस में, तो ये इमर्जिंग मार्केट पे थोड़ा प्रेशर आता है। जब भी ये 30 ईयर 5 क्रॉस करता है और 10 ईयर करीबन 4.5 क्रॉस करता है, कुछ पैसा वहां जाता है, क्योंकि मार्क टू मार्केट गेन बन सकता है ट्रेजरी में। और डॉलर इंडेक्स अभी 100 के आसपास आ गया है। तो कुछ जो सॉवरेन फंड्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, उनको 5% यील्ड अट्रैक्ट करेगा डॉलर टर्म्स में यूएस ट्रेजरी का। तो वो कुछ मूवमेंट हुआ होगा, बट अगर आप ग्रेजुअली देखिए पिछले 8-9 सालों से, तो 22-23% का एफआई आज 16% के आसपास है। और डीआईएस एक्सीड कर गए। तो आई थिंक ये ट्रेंड मुझे लगता है कंटिन्यू रहने वाला है फ्यूचर में। हम बस ये चाहेंगे कि बिकवाली ज्यादा ना हो, आए तो ऑब्वियसली वेलकम है ओपन आर्म से। और मेरा मेन कंसर्न अनुज सेल बाय फिगर से ज्यादा अर्निंग्स पे है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अर्निंग्स को कैचअप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी नंबर आए हैं, अगर आप ब्रॉडर देखें, निफ्टी में करीबन 8-8.5% ईपीएस ग्रोथ है। ब्रॉडर मार्केट में भी लगभग 10 के आसपास ही है। अगर आप 20 टाइम्स अर्निंग में है और ईपीएस ग्रोथ 10-11 आएगा, तो वैसे भी बाजार 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर परेशानी वाली बात है। ओके। गुरमीत, एक डिफेंस में हमने बहुत मैसिव आउट परफॉर्मेंस देखी है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स पिछले एक महीने में 25% से ज़्यादा भागा है। क्या थोड़ा डर लग रहा है अब इन लेवल्स पर? क्या मार्केट 10 साल की अर्निंग्स एक साथ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ठीक है ये मूव इस तरीके का? नहीं, अगर कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है जायज है, क्योंकि देखिए, इमरजेंसी परचेज जब अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि 40,000 करोड़ का और होगा, तो बाजार ने प्राइसिंग शुरू करना किया कि कहाँ कहाँ पे होगा। मिसाइल सेगमेंट में होगा तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखिए, 300 से आज 370 380 है। पिनाका रॉकेट्स लॉइटरिंग एम्यूनेशन पे होगा, तो सोलार इंडस्ट्रीज के नतीजे भी अच्छे आए। कमेंट्री भी अच्छी थी आज की। डिफेंस ऑर्डर बुक जो है लगभग डबल हो जाएगी इस साल। और हर क्वार्टर पिनाका सेकेंड क्वार्टर से कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तो आज स्टॉक ने एक नया हाई बनाया। हमने वो चीज़ जेन टेक्नोलॉजी में देखी, 5-6 दिन लगभग 5% सर्किट में रहा, क्योंकि वो सिमुलेटर्स में है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स में है, सर्वेलेंस में है। तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कुछ स्टॉक्स में शायद जस्टिफाइड थी, पर कुछ स्टॉक जो पूरा ऑल इंडेक्स चलता है, तो कई बार जैसे हमने वो पीएसयू में भी देखा था पिछले साल, जब सारे पीएसयू चलना शुरू हो गए थे। कुछ पॉकेट्स में आपको कॉशन एक्सरसाइज करना है। दूसरा, रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा रीसेट करना है, क्योंकि ये बिजनेस लंपी है। ऑर्डर बुक प्राइस इन हो जाएगी, एग्जीक्यूशन साल 2 3 5 साल में होगा। तो एक स्टेज आएगी जब ये फिर से कंसोलिडेट करेगा, बट सिलेक्टिव जगह मुझे लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटी है। और अनुज, आप देखिए, पिछले साल $2.7 ट्रिलियन का ग्लोबल मिलिट्री स्पेंड है, और पिछले साल 9% बढ़ा था। इस साल कम से कम 12 से 15% बढ़ेगा। और अगर आप 2 साल का 10-12% ग्रोथ लें ग्लोबल मिलिट्री स्पेंड में, तो ये लगभग लगभग 600 700 800 बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है इंक्रीमेंटल, जिसमें से और इंडिया का रियल टाइम टेस्टिंग हुआ है, जो हमारी इंडिजिनियस टेक है, और कुछ जगह कमाल किया है भारत ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो सरप्राइज कर सकती है कुछ पॉकेट्स में। तो आप न्यूट्रल रहिए और मत ऐड करिए, बट बिल्कुल अंडरवेट भी मत हुई। ओके। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। जब पहले हम बात करते डिफेंस पैक को लेकर, जब पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा था सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएं, और अभी भी आप वही कह रहे हैं। सवाल ये कि क्या अप्रोच रखें डिफेंस में, कैसे सेलेक्टिव हो, क्या पैरामीटर्स आप डिसाइड कर रहे हैं? ड्रोन्स की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा होगा, इसको थोड़ा समझना चाहूँगी मैं। हमने पूरा वैल्यू चेन ब्रेकअप किया है श्रेया। हमारे पास सोलर इंडस्ट्रीज मेरे पास करीबन लगभग 9-10 साल से है। तो मतलब वी बीन रियली लकी टू होल्ड द स्टॉक। 3 डिजिट से आज आज 5 डिजिट है। हमने HAL और BL ऐड किया था डिफेंस में। आई थिंक दोनों ने अच्छा किया, और हमारे पास जेनटेक है। ये चार हमारे पास है, और लगभग लगभग 14-15% वेटेज है पोर्टफोलियो में डिफेंस का। देखिए, अगर आपको थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होना है 3-5 साल में, तो आपको उन सेक्टर्स में वेट बढ़ाना पड़ेगा जो अंडर रिप्रेजेंटेड है।
इंडेक्स में, और आगे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल्स क्या 33% रहने वाला है फ्यूचर में निफ्टी में वेटेज? आंसर मुझे लगता है नहीं है। नॉन फाइनेंशियल जैसे कैपिटल मार्केट प्ले हैं, ये इनका वेटेज बढ़ सकता है, डेफिनेटली बढ़ सकता है। तो आपको एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, आरटीए, एएमसी, ब्रोकिंग, ये डालना चाहिए पोर्टफोलियो। सिमिलरली डिफेंस का वेटेज 5% है, और हम अब एक्सपोर्टर हो गए हैं, 90% इम्पोर्टर थे 10 साल में, तो इसका वेटेज बढ़ेगा, तो आपको वेटेज थोड़ा सा 5-6% से ज्यादा रखना चाहिए। डिफेंस में हमने मैपिंग करी एयरक्राफ्ट बेसिस पे, तो हमने एचएल लिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेंसर्स, रेडार सब सब कंट्रीब्यूट करता है, प्लस ब्रह्मोस है, ड्रोन्स है, तो हमने बीएल लिया। वैल्यूएशन बीएल का थोड़ा रीजनेबल था, बीच में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था। जेन हमने इसे लिया कि करीबन करीबन 23-24 पेटेंट है कंपनी का, स्टॉक जरूर महंगा है, और आपने 2600 भी देखा है स्टॉक ने, और 1100 भी देखा 6 महीने के अंदर, तो हाई वोलेटाइल स्टॉक है, बट ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, और सरप्राइज कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये 4 तरीकों से हमने वैल्यू चेन ब्रेक करके एक्सपोजर लिया डिफेंस में। हम्म, ये एक्सप्लेन किया आपने एग्जैक्टली। अगर आप देखें आपके बाइंग पैरामीटर्स क्या है डिफेंस में। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी थोड़े दो स्पेस मुझे अच्छे लगते हैं। एक पहले लेता हूँ मैं बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स में वाइब्रेशंस हैं, वाकई डिफरेंट है इस बार। लुक एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट नंबर्स बहुत अच्छा मूव दिया है। आपने कुछ शॉपिंग करी है इस स्पेस में जो कि आपके वैल्यूएशन पैरामीटर्स में एडजस्ट हो रहा हो, कंफर्टेबल हो? नहीं, हमने पीएसयू बैंक में सिर्फ एसबीआई है हमारे पास वीरू जी। रीजन मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको 2-3 पैरामीटर्स बैंक में देखने पड़ेंगे, मैं बैंकर हूँ, कि कहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट आरओए एक्सपैंड हो रहा है, और आरओई 17-18% आ सकता है। तो अगर आप पीएसयू देखेंगे तो शायद ही कोई आपको पीएसयू बैंक दिखेगा जिसका 2% आरओए हो और 16-18% आरओए हो। तो टैक्टिकली आप ये कॉल ले सकते हैं कि कोई आपको लेस देन बुक मिल रहा है, जैसे पीएनबी है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, बिलो बुक है, और अगर आरबीआई बड़ा डिविडेंड देता है कल, और यील्ड नीचे आती है और रेट कट होता है, तो शायद टेक्निकल बाउंस आपको देखने को मिले, तो आप ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। बट फंडामेंटली अगर आपको होल्ड करना है तो आपको आरओई 16-18% चाहिए। वो हमें अभी 3 बैंक में दिखता है। एचडीएफसी वापस आ रहा है, मर्जर वाले ब्लूज खत्म हो रहे हैं, लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, वापस से कासा मोबिलाइजेशन बढ़ रहा है, और थोड़ा सा पहली बार कमेंट्री एग्रेसिव लगी मुझे, मार्केट शेयर गेन करना वाली लगी, जो कि थोड़ी सबड्यूड लग रही थी पिछले 2-3 क्वार्टर से। आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए पिछले क्वार्टर सरप्राइजिंगली उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के बावजूद निम एक्सपैंड हुआ, एसेट क्वालिटी गोल्ड स्टैंडर्ड है, 15-16% ग्रो कर रहे हैं, मतलब मार्केट शेयर ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ तो 10-11% है। तो और सारे पैरामीटर्स में मुझे लगता है आईसीआईसीआई लीड कर रहा है, और आगे भी लीड करेगा। और एक हमने फेडरल बैंक लिया है, क्योंकि वहाँ लीडरशिप चेंज है, बुक वैल्यू पे मिल रहा है, और मैं पर्सनली मिस्टर मनियन को लेके मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने जो कोटक में काम किया है 20 साल से ऊपर, वो काबिल तारीफ है। तो अगर अगर वो टर्न अराउंड कर पाए, कल्चर बदल पाए, बैंक में कल्चर बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब आप छोटे बैंक में जाते हैं जो रीजनल बैंक होता है, जैसे फेडरल साउथ बेस ज्यादा है, तो कल्चर चेंज करना आसान नहीं होता। अगर वो टर्न अराउंड कर पाए तो ये बैंक भी बहुत अच्छा कर सकता है। हम्म, अच्छा गुरमीत जी, रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में होम इम्प्रूवमेंट में प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर था, हालांकि पॉलीकैब में नहीं था उतना। बाकी लुक एट एस्ट्रल, और कुछ बाय किया आपने इस स्पेस में? नहीं, अभी वीरू जी हम सीमेंट स्टॉक्स देख रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, प्राइस हाइक्स थोड़े थोड़े देखने को मिल रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। साउथ में भी थोड़ा सा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है, और ये क्वार्टर अच्छा होता है यूजुअली, ये वाला क्वार्टर सीमेंट के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर मानसून वाला क्वार्टर आता है। वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं, क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन आया है, और एक प्राइसिंग डिसिप्लिन है, प्लस जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल है, वहां पे सॉफ्टनिंग हुई है, चाहे वो फ्यूल है, एनर्जी। तो प्राइस हाइक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर है, थोड़ा कंसोलिडेशन है, तो ये अच्छा ऑर्डर करता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो सीमेंट पे क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है और प्राइसिंग डिसिप्लिन है, मुझे लगता है सीमेंट में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो हम अल्ट्राटेक भी देख रहे हैं, हम टीयर 2 सीमेंट प्लेयर्स भी देख रहे हैं, और अभी आपने नतीजे देखे, स्टील सीमेंट के भी नतीजे बहुत अच्छे थे। तो सीमेंट मुझे लगता है एक ऐसी स्पेस है जो थोड़ा सरप्राइज कर सकता है। ओके, सीमेंट अभी सरप्राइज कर सकता है। वैसे अगर गुरमीत जी में बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आपसे बात करूं, तो कोई ऐसा स्टॉक जो सब मान के चल रहे कि ये इंट्रोवर्ट है, बट आपके नज़रिए में एक्सट्रोवर्ट हो सकता है और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, कोई ऐसा स्टॉक आपने देखा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है 2 पॉकेट्स जहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है और अंडर ओनरशिप है थोड़ा सा, वो है केमिकल्स और फार्मा। केमिकल्स क्योंकि 2 साल लगभग वॉश आउट रहे हैं सभी के, एक आध एक्सेप्शन होगा, एग्रोकेमिकल में तो और ज्यादा हालत खराब हुई है।
वहां पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है क्योंकि प्राइस में है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक्स ऐड करें। एक कंपनी हमें अच्छी लगती है, वो जेजी केमिकल्स है। ये जिंक में है और जिंक रिसाइकलिंग में भी है। एंड यूज इसका टायर है और ऑटो और भी रिलेटेड इंडस्ट्री है। डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, बहुत रीजनेबल नंबर, बहुत अच्छा है। लगभग प्रॉफिट मुझे लगता है यहाँ से भी 50-60% बढ़ सकता है। और क्योंकि केमिकल अंडर ओन्ड है तो वैल्यूएशन मल्टीपल लो है। और फार्मा में मुझे लगता है अगर ये कोविड का बढ़ता है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे हैं, तो फार्मा में इन जनरल आपको थोड़ा सा, जो आईपीएम डेटा भी शायद सजेस्ट करेगा एक दो क्वार्टर में, स्पेशली जो ब्रांडेड जेनरिक्स हैं जिनका रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो अच्छा है, वहां पे थोड़ा सा मूवमेंट आपको फार्मा में देखने को मिल सकती है। प्लस सीडीएमओ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो तो बहुत स्ट्रक्चरल है 3-5 साल। तो ये दो पॉकेट्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि काफी अंडर ओन्ड है। थोड़ा प्लस टैरिफ्स का भी इशू है फार्मा में कि आएगा नहीं आएगा। तो आप तो अगर शॉर्ट टर्म पे ले सकते हैं तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा गुरमीत, एक बात आप हर बार बोलते हैं जब भी बात होती है आपसे कि मैं बैंकर रह चुका हूँ, क्या मिस तो नहीं करते आप बैंकर होना? नहीं यार जी, मैं तो क्या है, क्योंकि जहां आप होते हैं आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, तो आप हाँ उसको ज्यादा ले लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक आपको पता ही है, मैंने काफी पेन लिया है 3-4 साल जो हाँ स्टॉक ने अच्छा हाँ। नहीं किया। नहीं, क्या तो चीज़ है, मैं मजाक में कह रहा था। अच्छा, सीमेंस 5% ऊपर है आज, एबीबी में उन्होंने बहुत शानदार मूव देखे हैं आज, ये हमारा स्पॉटलाइट में भी था। इस पूरे सेक्टर में जिस तरीके की पोस्ट बजट कोलैप्स आया था, अब क्या आपको लग रहा है कि वापस रैली बढ़ सकती है? और इसके पीछे वजह क्या है? क्या आपको लग रहा है कि वो जो स्केयर था मार्केट में शायद ओवरडन था? कंपनी की कमेंट्रीज भी ठीक ठाक रही हैं, यहाँ पर क्या भी होगा आपका? तो अनुज, एक तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपेक्स टारगेट मीट नहीं किया था जनवरी तक, तो एक वो ओवरहैंग था। दूसरा, जो नतीजे आए वो वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं आए। एबीबी सीमेंट्स तो काफी महंगे स्टॉक है, अगर आप देखिए उनका वैल्यूएशन और उनके ग्लोबल वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे तो शायद 2-3 गुना ज्यादा महंगे हैं। और दूसरा, आप एलएनटी भी देखिए, मतलब एलएनटी का भी रिलेटिव परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। तो सीमेंट्स में इन पर्टिकुलर अगर आप देखिए 22-23 हजार करोड़ का जो रेवेन्यू करते हैं, लगभग 8-9 हजार करोड़ जो है वो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी है। एलएनटी भी अब आप देखेंगे तो एक माइग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बुक तो अच्छी है ही है, पेट्रोकेमिकल और बाकी जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर्स है, इलेक्ट्रोलाइजर्स है, वहां भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा मार्जिन वाइज भी सरप्राइज कर सकता है। तो हमारी टॉप पिक एलएनटी है। हमने इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मर कंपनीज और पावर इक्विपमेंट कंपनीज भी ली हैं जो कि स्पेस में है। तो एक कंपनी हमने ऐड करी है, हिंद रेक्टिफायर, छोटी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, बट वो ट्रांसफार्मर बनाती है लोकोमोटिव्स के लिए, और 40-50% बिजनेस वहां से आता है। तो वहां भी थोड़ा सा सॉफ्टनिंग था, बट मुझे लगता है कि ईपीएस सरप्राइज कर सकता है ऑन द फॉरवर्ड साइड। तो ये 2-3 स्टॉक्स हमने ऐड करे हैं, वेटेज बढ़ाया है, एलएनटी और हिंद रेक्टिफायर्स अपने पोर्टफोलियो। ओके, ये आपके दो, अगर आप देखें, प्रीफर्ड स्टॉक जो आपने पिक भी किए हैं। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।